नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। एक छोटे से अंतराल के बाद हमारे साथ हैं द कॉफी विद सुमित जैन से सुमित जैन जी। सुमित जी, एक छोटे से वक्फे यानी अंतराल यानी गैप के बाद आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। जय सिया राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सुमित जी, आप सुदूर चीन की धरती पर बैठ के भारत के ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं होगा भारत के बारे में या भारत के अंदर होने वाला जिस पर आपकी निगाहें न हो, और उसको जियो पॉलिटिक्स से कैसे जोड़ा जा सकता है और कैसे सटीक आकलन लगता है, इसके आप धनी हैं। भारत में अब देखिए आप, लड़ाई जो ईरान, इजराइल और अमेरिका की है लगभग 1 महीना क्रॉस कर चुकी है और अभी भी वो ऑनगोइंग है। उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम वॉर पर बात करने नहीं बैठे हैं। लेकिन भारत में संभवतः ये इतिहास की पहली ऐसी घटना है और दुनिया में पहली ऐसी घटना होगी जहां जनता, जनता का एक बड़ा वर्ग, उसी के साथ साथ देश का राजनीतिक विपक्ष बैठ के 24 घंटे प्रतीक्षा कर रहा है कि ऑयल और गैस के दाम कब बढ़ेंगे, और भारत की सरकार है कि वो बढ़ा के दे नहीं रही। मतलब ये अद्भुत संयोग है। कल बीती रात को सरकार ने एक बार फिर क्लियर किया कि पेट्रोल, डीजल या बाकी उत्पादों में उसके कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। ये भी गजब का संयोग है। लेकिन विपक्ष भारत का अपना है। लेकिन भारत की कुछ और तैयारियां बड़े गंभीरता से चल रही हैं। मैं केवल 2 चीजों का जिक्र करना चाहूंगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि एक जो कैबिनेट की वर्किंग कमेटी है उसकी एक कमेटी फॉर्म कर दी गई है जो दिन में 2 बार मिलती है, ठीक है। एनएसए डोभाल एक साथ यूरोपियन यूनियन के सभी राजदूतों से सामूहिक रूप से एक कमरे में एक साथ मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री एमबीएस से बात करते हैं, प्रधानमंत्री ईरान के संपर्क में, प्रधानमंत्री अमेरिका के संपर्क में। ये सारा कुछ एक साथ जब चल रहा है तो भारत, क्या ये जो जमीन के नीचे नीचे गतिविधियां चल रही हैं और बड़े सीनियर लेवल पर गतिविधियां चल रही हैं, ये केवल युद्ध से उत्पन्न खतरे और भारत को उससे बचाना है, जैसे ऑयल सप्लाईज है, एलपीजी सप्लाईज है, या हमारा ट्रेड सप्लाई है, या इसके अलावा कुछ जमीन के अंदर चल रहा है? क्योंकि आप उसके बड़े माहिर हैं और वहां से आप चीजें लेके आते हैं। ओवर टू यू प्लीज। अवनीश जी, बड़ा ही डिफिकल्ट टाइम है, लेकिन मैं जो है कभी भी खुद मैं आग में घी का काम नहीं करता हूं। मैं सिर्फ डॉट्स रखता हूं आपके सामने, पिक्चर लोगों को बनाने दीजिए कि हो क्या रहा है। अब मैं सीक्वेंस देता हूं आपको इवेंट्स का, देन यू विल कम टू नो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। बात शुरू होती है ट्रंप के कॉल से। ट्रंप का पता आपको, रात को 12 बजे 2 बजे उसको याद आई, उसने उठा के मोदी जी को फोन कर दिया। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट था कि इलॉन मस्क उस मीटिंग में था। अब इलॉन मस्क का एक 2 वर्ल्ड के बिगेस्ट लीडर्स के साथ बात हो रही है, ईरान के वॉर के ऊपर बात चल रही है। इलॉन मस्क बीच में क्यों बैठता है? उसको कोई टेस्ला गाड़ी तो बेचनी नहीं है, उसके लिए वो कभी भी बात कर सकते हैं मोदी जी के साथ। उसके लिए ट्रंप के साथ बैठकर रात को अंधेरे में बात करने की जरूरत नहीं है। अब मुद्दा क्या था? मुद्दा वहां पर डिस्कस किया गया कि भारत को मिलिट्री ग्रेड के कम्युनिकेशन नेटवर्क चाहिए। वाई? क्योंकि जो ईरान का वॉर था उसके अंदर जो स्टारलिंक के डिवाइसेस ईरान को दिए गए वो सारे ब्लॉक कर दिए थे रशिया ने और चाइना ने मिलकर। और आपको मालूम है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब भी चाइना ने हमारे कम्युनिकेशन लाइंस को ब्लॉक करने की कोशिश करी थी, ताकि हम जब वॉर में जाएं हमें पता ही ना लगे कि भाई कम्युनिकेशन एक दूसरे से करना कैसे है। तो 2 तरह के स्टारलिंक के डिवाइसेस हैं। एक है सिविलियन यूज के लिए, दूसरा है मिलिट्री ग्रेड का, जिसको पेनिट्रेट आप नहीं कर सकते, उसको फ्रीज नहीं कर सकते। हमने मिलिट्री ग्रेड के कम्युनिकेशन नेटवर्क स्टारलिंक से मांग लिए। और दूसरा, उसको टेस्ट कहां किया जा रहा है? आज जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसमें आपको मालूम है कि सारे के सारे जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं उसको ब्लॉक कर दिया थ्रू चाइना। ईरान ने वहां पर कम्युनिकेशन लाइंस को बंद कर दिया है। शिप्स को पता नहीं लगता कि कब जाना है, उनको इंस्ट्रक्शन भी पहुंच नहीं रही। तो वहां पर इलॉन मस्क बोलता है कि जो भारत की शिप्स हैं और चाइना और जो यूएसए की शिप्स हैं, इन दोनों को स्टारलिंक के डिवाइसेस मिलिट्री ग्रेड वाले दिए जाएंगे, ताकि एक तो सिस्टम टेस्ट हो जाएगा कि क्या इसको भी फ्रीज किया जा रहा है चाइना की तरफ से,
और दूसरा, अगर आपको कल को भी जरूरत पड़ेगी तो आप उसी को रेप्लिकेट भारत के अंदर भी कर सकते हैं। तो हम आगे के लिए जो कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी पूरी आशंका है, उसके लिए हमने तैयारी करनी शुरू कर दी। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अपना सिस्टम नहीं है, ये बैकअप प्लान है। रीजन बीइंग, क्योंकि ईरान बार-बार बोलता है कि मैं जितने भी इंटरनेट की तारें हैं उसको मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, काट दूंगा, ताकि आपका कम्युनिकेशन लाइंस कट जाए। अब इसके लिए हमने पहले से ही मिलिट्री ग्रेड के कम्युनिकेशन लाइंस को शुरू कर दिया और साथ में ये बोल दिया कि ये जो सिस्टम है, ये पाकिस्तान को नहीं मिलना चाहिए। ये हो गया क्लियर कि ट्रंप की और मोदी जी की कॉल में इलॉन मस्क बैठता है। उसके बाद एक काम और होता है। पार्लियामेंट में मोदी जी, आपको मालूम है कि पहले बता देते हैं कुछ ना कुछ इंडिकेशंस में, उन्होंने बोल दिया कि कोविड टाइम की जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो हमें करनी पड़ेंगी और कुछ सैक्रिफाइसेस हैं जो भारत के लोग को देनी पड़ेगी। कोविड तो है नहीं, कोई और महामारी आ नहीं रही, तेल आपके पास 70 दिन का है और किसी कंट्री के पास है नहीं, और फिर आपका तेल रुक भी नहीं रहा, आपका तेल पूरी दुनिया से आ भी रहा है। तो फिर आप ये कोविड टाइप रिस्ट्रिक्शंस क्यों दे रहे हैं? एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और रिस्ट्रिक्शन आनी पड़ेगी, और दूसरी तरफ से आप श्रीलंका को भी तेल दे रहे हैं, बांग्लादेश को भी तेल दे रहे हैं। भाई अगर आपके पास कमी थी तो बाकी कंट्रीज को क्यों दे रहे हैं? तो ये तेल और गैस की बात नहीं है। मोदी जी की इंडिकेशन बड़ी क्लियर है, कुछ सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ेंगे। फिर सीएम जो है, पूरे भारत के जितने चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे मीटिंग करते हैं। वहां पर भी एक ही बात बोली जाती है कि आप कंट्रोल्स को इंक्रीज करना शुरू कीजिए अपने अपने स्टेट में। कमी आपके पास किसी चीज की नहीं है, कंट्रोल्स किस चीज के हैं? तो ये बात उन्होंने क्लियर नहीं करी। ये हो गया, ये 3-4 पॉइंट्स हैं। उसके बाद डोवाल जी के साथ में जब पहली बार मीटिंग हुआ था 5-6 दिन पहले, मैंने सबसे पहले वीडियो बनाया कि देयर इज समथिंग कुकिंग। जो डोवाल जी के साथ आप मीटिंग कर रहे हैं, डोवाल जी ने क्या किया? वहां पर जो ऑपरेशन सिंदूर का रिस्क असेसमेंट की फाइल है, वो शेयर किया है मोदी जी के साथ। अब ऑपरेशन सिंदूर तो हुए 1 साल हो गया, उसकी रिस्क असेसमेंट की फाइल आप आज दे रहे हैं, समझ नहीं आती। दैट मीन्स ये ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात हो रही है कि अगर हम सिंदूर 2 में अभी जाते हैं, जब पाकिस्तान के पास ना तो तेल है, आसिम मुनीर भी साइकिल पे जा रहा है आजकल सुना है अपने ऑफिस में, और वहां पर एक ही फैक्शन था जो उसको चैलेंज कर सकता था, वो था बाजवा। बाजवा को मार दिया गया बाथरूम में नीचे गिरकर, उसकी गर्दन टूट गई है। श्रीदेवी की भी जहां टूटी थी वहीं पर इसकी भी टूटी है। आप समझ सकते हैं कड़िए जोड़कर कि एक ही चैलेंजर था आसिम मुनीर के लिए, उसको खत्म कर दिया गया। अब जो तेल है नहीं, डिप्लोमेटिकली जीरो है, पैसे है नहीं, ऊपर से अफगानिस्तान और ईरान से भी लड़ाई चल रही है। अभी अभी ईरान ने भी इनकी एक शिप को डुबो दिया। आपको याद होगा कि इनकी जो ऑयल टैंकर था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि धोखा दिया था अल्लाह की झूठी कसम खाकर पाकिस्तान ने। उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने भी इनके ऑयल टैंकर को जला दिया। अब जब आपका दुश्मन मिट्टी में पहले ही मिला हो, उस वक्त आप डोवाल जी से मीटिंग करते हैं और वहां पे बात होती है रिस्क असेसमेंट की इन ऑपरेशन सिंदूर। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे क्या मीटिंग हुआ होगा, और 2-3 घंटे मीटिंग चली है क्लोज डोर्स के अंदर। और फिर आप कमेटी बनाते हैं 4 लोगों की। कमेटी में कौन बैठता है? प्रधानमंत्री खुद है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उसके अंदर डिफेंस मिनिस्टर है और होम मिनिस्टर है। और वहां पे कमेटी बनाई जाती है जो रेगुलरली मिलकर कुछ डिस्कस कर रही है। अब कई लोगों को लगा कि यार ये हो सकता है कि जो तेल गैस की कमी है दुनिया में, उसके लिए ये कमेटी बनाई हो। लेकिन अगर तेल गैस की कमी थी तो मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई उसमें ऑयल मिनिस्ट्री होनी चाहिए थी। आपकी ऑयल मिनिस्ट्री तो बैठी नहीं है, तो उसमें आप डिफेंस मिनिस्ट्री को क्यों बिठा रहे हैं? फाइनेंस मिनिस्ट्री और ऑयल मिनिस्ट्री इस काम को देख सकती है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री बैठ सकती है उसके अंदर, उनको नहीं बुलाया गया। तो ये ऑयल और गैस की बात नहीं है जिसके अंदर आप डिफेंस को और होम मिनिस्टर को बीच में बिठा रहे हैं। होम मिनिस्टर को इसलिए क्योंकि हमें मालूम है कि अगर 25 करोड़ जिहादी पाकिस्तान में है तो 30 करोड़ भारत में भी बैठे हैं। होम मिनिस्ट्री का काम है इनको कंट्रोल करना। अब आपको समझ आएगा जब सीएम्स को, सारे चीफ मिनिस्टर्स को बोला गया कि आपको कंट्रोल्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, उस कंट्रोल्स का मतलब क्या है। अब आप कड़ियों को अपने आप जोड़ सकते हैं। और जो कोविड के टाइम पर रिस्ट्रिक्शंस था वो क्या था? आपको खाने पीने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, बस घर से बाहर निकलने की रिस्ट्रिक्शन थी। तो आप कड़िए जोड़ लीजिए, घर से बाहर निकलने की रिस्ट्रिक्शंस शुरू की जा रही हैं। चीफ मिनिस्टर्स को बोल दिया कंट्रोल्स को आप इंक्रीज कर दीजिए, और उधर से आपने होम मिनिस्ट्री को लगा दिया इन 30 करोड़ इलीगल्स जो भारत में रह रहे हैं 1947 से, उनको कंट्रोल करने का आपने काम मुहिम शुरू कर दी। उसके बाद आते हैं आपके 3 जो चीफ्स हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के। वो कहां है?
जो आर्मी के चीफ हैं वो बैठे हैं वहां पर रघुनाथ मंदिर में, आपके ओडिशा में। दूसरे बैठे हैं जो सरदार जी हैं हमारे एयरफोर्स वाले, वो बैठे हैं गोल्डन टेम्पल में, और नेवी वाले बैठे हैं महाकाल के मंदिर में एट द सेम टाइम। वहां पर क्या चल रहा है? वहां पर प्रार्थना की जा रही है कि हमारे सोल्जर्स की रक्षा कीजिए। महाकाल से बोला जा रहा है कि हमारे सोल्जर्स की रक्षा कीजिए। अब कोई युद्ध तो चल नहीं रहा, ना देश के अंदर कुछ सिविल वॉर की सिचुएशन है, ना ही किसी और के साथ है, तो आप रक्षा किससे मांग रहे हैं और क्यों मांग रहे हैं? अभी आज तो कभी सुना नहीं कि हमारे जो चीफ्स हैं वो कभी भी जाकर मंदिरों में वो सेफ्टी के लिए बहुत बोल रहे हो। तो कुछ है जो चल रहा है। फिर उसके बाद आता है कि आपने एक काम और कर दिया। परसों की बात है कि जैसलमेर में जो वॉर के टाइम पे सायरन्स बजाए जाते हैं उनको टेस्ट किया गया। फिर आपकी जो मूवमेंट है आर्मी की, वो ऑलरेडी आपने जब नोटम इश्यू किया था, आपने जब एक्सरसाइजेस किए थे सर क्रीक के पास, तो आप ऑलरेडी अपनी मूवमेंट्स आर्मी की ऑलरेडी कर चुके हैं। आपने युद्ध की तैयारियां पहले से कर ली। और आखिरी जो कील है इस पूरी कड़ी में वो ये थी कि अभी अभी 2 लाख करोड़ का डिफेंस का जो बजट था उसको पास कर दिया गया, और उसके अंदर बोला गया कि जितने ये ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस है, उसकी प्रोडक्शन को 10-10 गुना इंक्रीज कर दीजिए। एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट की बात नहीं करी आपने, किसी डिफेंस सिस्टम की बात नहीं करी। आप जो खुद बना रहे हैं, जो हमने ईरान के वॉर में देखा कि वहां पर एयरप्लेन्स काम नहीं आए, वहां पर नेवी डिस्ट्रॉय कर दी गई पहले ही दिन, लेकिन काम आ रही हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स और वहां पे काम आ रहे हैं ड्रोन्स। उसी से युद्ध चलेगा आगे जाकर। जो सस्ते वाले ड्रोन्स हैं उसकी प्रोडक्शन को आप इंक्रीज कर देते हैं। इससे पता लगता है कि आप किसी बड़ी चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। अभी बड़ी चीज क्यों बोल रहा हूं, उसके 2 रीजन हैं। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने अभी अभी बताया कि 1500 से ज्यादा जिहादी उनको तैयार कर कर बॉर्डर पे खड़ा कर दिया, क्योंकि ऊपर बर्फ पिघल चुकी है, रास्ते साफ हो चुके हैं, और उन जिहादियों को भारत में भेजने की मुहिम शुरू कर दी। अभी क्यों किया जा रहा है? उनको बड़ा स्पेसिफिक एक टारगेट दिया गया है कि आगे जाकर वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस है, कुछ भी किया जाए, पूरे भारत में इतने बॉम्ब ब्लास्ट करो और वहां पर जाकर हिंदुओं को इतना डराओ कि बंगाल में ममता ही जीतनी चाहिए। तो ममता जीती का मतलब है वेस्ट बंगाल आपके हाथ से गया, और ये जिहादी पूरे भारत में कॉकरोचों की तरह ये फैलाई जाएंगे, ताकि 2029 के इलेक्शन भी राहुल गांधी जीत जाए, मोदी जी नहीं जीते। उसकी तैयारी उन्होंने करनी शुरू कर दी। इसलिए बंगाल पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश के लिए भी। और हमारी भी पूरी लड़ाई है कि बांग्लादेश हम वेस्ट बंगाल को अब जीत कर ही दिखाएंगे। तो इसलिए जब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई तो उसके बाद ये सारी जो मुहिम है उसने तेजी पकड़ ली। पहली बात ये। और दूसरा, पाकिस्तान से 2 स्टेटमेंट्स आई, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में आपको मालूम है एक लीडर है, एक्स डिप्लोमेट है, उन्होंने बोल दिया कि अगर हमारी एग्जिस्टेंस पे खतरा आएगा तो हम दिल्ली मुंबई को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा देंगे। और दूसरा जो इनका आसिम मुनीर है, वही जो फ्री में जब खाना मिलता है तो कुत्तों की तरह खाना खाने चले जाता है, कभी अमेरिका में कहीं और। उसने क्या बोला अभी अभी? उसने बोला कि उसने भी अपनी एग्जिस्टेंस की बात करी कि हमारी एग्जिस्टेंस पे खतरा आया तो हम आधी दुनिया को उड़ा देंगे, हम एटॉमिक मुल्क हैं। ये आदमी तभी बोलता है जब उसे पता हो कि कुछ बड़ा उसके अगेंस्ट होने वाला है। अब ये 2 चीजें होगी जिससे आपको पता लगता है कि समथिंग इज हैपनिंग। लेकिन आखिरी चीज, आज की डेट में जब युद्ध चल रहा है ईरान के साथ अमेरिका का, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी से बात करते हैं और उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया। स्टेटमेंट ये दिया कि मी एंड मोदी आर 2 पीपल हु गेट द थिंग्स डन। आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप किस काम पे लगे हैं? वो अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए नहीं लगे, वो कोई वहां पे कुछ नहीं लगे। उनका काम एक ही है कि एक इस्लामिक पागलपन, उसको खत्म करना है मुझे जड़ से, और वो पागलपन शुरू होता है ईरान से। जब वॉर ऑन टेरर था पहले, अभी वॉर ऑन मैडनेस है, और वो ओपनली मार्को रूबियो भी और डोनाल्ड ट्रंप एक ही बात बोलते हैं, इस्लामिक मैडनेस को मुझे खत्म करना है जड़ से। तो अगर ट्रंप ईरान में इस्लामिक मैडनेस को खत्म कर रहा है, रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स को, तो पाकिस्तान तो सरबराह है। तो अगर वहां पे जस्टिफाइड है तो भारत का पाकिस्तान के अंदर भी इस मैडनेस को खत्म करना जस्टिफाइड है। जब आपने एक तरफ युद्ध किया, दूसरी तरफ भी शुरू हो सकता है। इसलिए आप देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर होना था उससे पहले एक काम किया था हमारी मिनिस्ट्री ने। उन्होंने जयशंकर जी को पूरे दुनिया में जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनसे मीटिंग करने के लिए भेज दिया था। वो 15 दिन वो कभी किसी कंट्री जा रहे हैं, कभी किसी कंट्री जा रहे हैं, और कईयों से मीटिंग उन्होंने फोन पे भी करी। अब इस बार
G7 की मीटिंग होती है फ्रांस में और जयशंकर जी वहां पहुंच जाते हैं। हम G7 के मेंबर नहीं है और वहां जाकर हमने सिर्फ दो बातें करी। एक, ईरान के वॉर के कारण जो जो दिक्कतें आ रही हैं इकोनॉमिकली, उसके ऊपर बात की गई। और दूसरा बात की गई कि अगर ये जो रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स हैं इसे खत्म नहीं किया गया तो आप चूज द पिक एंड चूज नहीं कर सकते। That good terrorist of one country is good and other country is bad, it cannot be happened. अगर ईरान इन सारे जानवरों को, राक्षस बोलना चाहिए, इन राक्षसों को सपोर्ट करता है और आप उन राक्षसों को खत्म कर रहे हैं, तो पाकिस्तान भी तो ये काम कर रहा है। तो वहां पर जब हम्म, मार्को रूबियो के साथ बात हुई है तो ये दो चीजों के ऊपर डिस्कस किया है। अब आप करियर खुद जोड़ लीजिए कि क्या हो रहा है। कि या तो भारत के खिलाफ कुछ बड़ा होगा, हमें हम्म, मालूम है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, या हर इस बार हम कुछ बड़ा करेंगे। आर पार की लड़ाई है, या 80 नहीं या 80 नहीं, ये वो वाला मूवमेंट है। अब देखते हैं हु हिट्स फर्स्ट। जी। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा देखिए, दुनिया इस समय जंग में उलझी हुई है और एक तरफ रशिया यूक्रेन, उसका तो अंतहीन सिलसिला है। अभी यूक्रेन ने फिर जो है सेंट पीटर्सबर्ग में बड़ा अच्छा खासा काम लगा दिया है रशिया में, खैर वो चल रहा है। लेकिन ये जो एक फ्रंट खुला हुआ है जो पूरे ईस्ट एशिया में, जिसमें इजराइल भी इन्वॉल्व है, अमेरिका भी इन्वॉल्व है, ईरान तो खैर इन्वॉल्व ही है, और उसी के साथ-साथ जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, वो इन्वॉल्व हैं। हालाँकि कहा जा रहा है कि भाई बेसिस पे, अरे बेसिस पे कर रहे हो तो फिर होटल पे क्यों कर रहे हो? स्कूलों पे क्यों बम गिर रहे हैं? तुम्हारे स्ट्रेटेजिक जगहों पे क्यों क्यों गिर रहे हैं? तो ये तो साफ दिखाई देता है। लेकिन जिस समय एक बड़ा युद्ध हमारे बिल्कुल पड़ोस में चल रहा है, तो आपने ऑपरेशन सिंदूर जैसी तैयारियों की बात की और वो दिखाई भी दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर एक कंट्रोल्ड एक्सरसाइज़ थी, टारगेटेड एक्सरसाइज़ थी। अब जिस तरह की तैयारी चल रही है, तो पाकिस्तान को सुधारने जैसी कोई कार्रवाई जो कि अमेरिका करता है, कभी इराक में जाके हम इराक को सुधार देंगे, कभी अफ़गानिस्तान में सुधार देंगे। क्या भारत की तरफ से फिर एक कंट्रोल्ड एक्सरसाइज़ और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो सीधा-सीधा एक ही है कि टेररिस्ट कैंप तबाह हों, वो हमने पहले भी किया है, वो आगे भी हम कर सकते हैं। और ज रहा अगर ज़मीन का वास्ता, तो पीओजे का वो हिस्सा जो हमें पाना है। तो हमारा तो मरहला इतना ही है। तो क्या आप ये आकलन कर रहे हैं कि कंट्रोल्ड एक्सरसाइज की तैयारी में है? और आपने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कह दी, या तो भारत कुछ इनिशिएट करेगा या भारत के खिलाफ कुछ होने वाला है, ये उसकी तैयारी है। दोनों स्थितियों में किसकी संभावना ज़्यादा है? और क्या भारत ये अफ़ोर्ड करने के लिए तैयार है कि लड़ाई पड़ोस में ज़रूर है, लेकिन हम इस लड़ाई के बीच में अपना काम निकाल लेंगे? अवनीश जी, एक जियोपॉलिटिक्स के अंदर आपको बहुत हुँ, कड़ियां जो देखनी पड़ती हैं। अभी अभी जो ईरान के शाह थे रिजवी, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्पीच दी अमेरिका के अंदर पूरी दुनिया को। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सीधी बात बोली, जैसे आपने बोला कि क्या इस बार इनको सीधा करने की मुहिम शुरू होगी पाकिस्तानियों को, उसका जवाब दे रहा हूं मैं। रिजवी ने क्या बोला, ईरान का वो शाह है कि ये जो रेडिकलाइज्ड लोग हैं ये कभी भी सीधे नहीं हो सकते। इनके डीएनए के अंदर नफरत है, जहर है, इसको खत्म ही करना पड़ेगा जड़ से। अगर आप ये बोलते हैं, ट्रंप को उन्होंने बोला, अगर आप ये सोचते हैं कि आप इनके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। जो काम आपने शुरू किया है इसे खत्म करके ही छोड़ना, वरना ये हुँ। अगर एक भी जानवर बच गया, ये राक्षस दोबारा से इकट्ठे होंगे, 10-20 साल लगाएंगे, रीग्रुप करेंगे और उसके बाद सबसे पहले आपके ऊपर ही अटैक करेंगे। एक भी राक्षस बचना नहीं चाहिए। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप वहां पर 1-to-1 लड़ाई नहीं कर रहे। ये राक्षस बैठे हैं नीचे बंकर्स में। बंकर्स के एग्जिट्स को पहले सील किया गया, फिर बंकर्स के हुँ, अंदर बंकर बस्टर बॉम्ब्स फेंके गए ताकि जो हजारों लाखों नीचे बैठे हैं वो वहीं पर उनकी कबर बन जाए। आप समझिए बात को। ये काम अमेरिका कर रहा है और उनका अपना रिजवी जो उनका शाह है वो इनको बता रहा है। आपको लगता है कि ये सारी चीजें हमारी गवर्नमेंट नहीं देख रही? हमने पिछली हुँ। बार इनको तमाचा मारा, गंदी गंदी मस्जिदें हमने तोड़ दी, जहां पर ये सारा ये जिहादीपन वहां पे चल रहा था, हमने किसी भी चीज को छोड़ा नहीं। लेकिन वो सारी चीजें हमें मालूम है। लेकिन मोदी जी को समझ आ गया कि जब तक हम फुल एंड फाइनल नहीं करेंगे इनके साथ, हुँ, तब तक चीजें ठीक नहीं हो सकती। ये दोबारा से 1500 फिर 2000 ये जिहादी इकट्ठे करते रहेंगे। इनका जन्म ही मरने के लिए हुआ है, हमारा जन्म जीने के लिए होता है, इनका जन्म मरने के लिए होता है। बहुत डिफरेंस है। इसलिए इनको मारकर ही आप जी सकते हैं।
वरना ये आपको जीने नहीं देंगे। तो इस बार जो होगा, इट विल नॉट बी अ स्लैप, ये होगा आर पार की लड़ाई। मैं पहले बोला आर पार की जंग इस बार होने वाली है, और इसका आपको प्रमाण मिलता है अमेरिका और इजराइल से। युद्ध तो पहले दिन ही खत्म हो गया था जब खमीनी को मार दिया आपने। वो सरबराह था पूरे जिहादीपन का पूरे दुनिया में, जिसने बोला था कि पूरे दुनिया को मैं इस्लामिक बनाऊंगा, उसको आपने खत्म कर दिया। जंग पहले घंटे में खत्म कर दी थी आपने। लेकिन उसके बाद उसके जो बच्चे हैं, अब उसको खत्म किया जा रहा है। लाखों में है वो, और लाखों खत्म करके ही ये बाहर निकलेंगे। और वो खुद नहीं मारेंगे, वो जो कर रहे हैं कर रहे हैं। अब तो लोकल लोगों ने भी हथियार उठा लिए हैं। पुलिस स्टेशन में जाकर उन्होंने हथियार चोरी किए, पुलिस वालों को मारा। उसके बाद जो इनके मिलिटेंट्स हैं जो आज सड़कों पे गश्त लगा रहे हैं, सो कॉल्ड इस्लामिक पुलिस, उसको गोलियां लोकल लोग मार रहे हैं, और उसके बाद जश्न मनाते हैं, छतों पे ऊपर खड़े होकर वो पार्टियां मना रहे हैं। तो आपको ये काम करना पड़ेगा। इसलिए इस बार जो हो रहा है, आपने हथियार जो ब्रह्मोस की स्पीड को तेज कर दिया, उसकी रेंज को 800 किलोमीटर कर दिया। आपको जरूरत नहीं, लेकिन आपने कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान का तो वेट थी 300 400 500 किलोमीटर की है। आपने 800 किलोमीटर की रेंज बनाई क्यों है? इस बार जो ठकाई होगी वो अकेला भारत नहीं करेगा, बांग्लादेश, ये अफगानिस्तान आपके साथ मिलकर ये लड़ाई करने वाला है। ये पाकिस्तान को भी मालूम है। ऊपर से ईरान दुखी है पाकिस्तानियों के साथ। उन्होंने अभी अभी इनकी शिप को उड़ाया है। हो सकता है वो भी आपकी सपोर्ट कर दें। और तीसरी सपोर्ट आपको, चौथी सपोर्ट मिलेगी इसराइल से। वो क्यों? क्योंकि हल्की सी आंखें दिखाई पाकिस्तान ने इसराइल को। उसने एम्बेसी थी जो तेहरान के अंदर, उसको उसने उड़ा दिया। अगर आप एम्बेसी को उड़ाते हैं, तो जब वो उड़ के अब ईरान तक आ सकता है इसराइल, 100 किलोमीटर आगे पाकिस्तान है, उसको क्या फर्क पड़ता है? मोदी जी के अच्छे दोस्त है। दोस्ती की जो है कसम पूरे करने का यही वक्त है। इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो टाइम होता है, दुश्मन आपका मिट्टी में मिला हो, आपके आसपास के कंट्रीज आपके साथ हो। अफगानिस्तान के अंदर 400 लोगों को खत्म कर दिया था पाकिस्तान ने, आपको याद होगा। उसके बाद बोल दिया ओ ईद आ गई, ईद आ गई, प्लीज अभी हम युद्ध नहीं करेंगे, ईद के बाद बात करेंगे। आपने सुना कि क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई बातचीत हुई हो? अफगानिस्तान ने मना कर दिया, और ना ही अफगानिस्तान ने कोई युद्ध किया है। उन्होंने आकर कोई रिटेलिएट नहीं किया, जबकि उन्होंने कसम खाई है कि इस 400 लोगों के मौत का बदला हम अच्छी तरह से लेंगे पाकिस्तान के साथ। अब करिए, आप जोड़ लीजिए, वो मौका कब होगा? जब हम बताएंगे। और इस बार फुल एंड फाइनल किया जाएगा। इट विल नॉट बी अ स्लैप। मैं पहले बोल रहा हूं, ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, या तुम नहीं या हम नहीं। जी बिल्कुल ठीक बात है। और इसमें ईरान को भारत का सच्चा मित्र साबित करने वाला जो चूरन बेचा जाता है, और वाकई में जो गाजीपना ईरान का है, जो कि खोमैनी के टाइम पीरियड में आया था, उससे जो एक बड़ा आई लव यू का रिश्ता हमारे यहाँ कांग्रेसी इकोसिस्टम इनकी बहुत चाहत है। लेकिन ये नया भारत है, ये इजराइल के साथ भी काम कर रहा है, बात कर रहा है। वो एक साथ एमबीएस से भी बात करता है, वो ईरान से अपने ऑयल और गैस भी मंगवा रहा है, वो अमेरिका से भी अपने एलपीजी ले रहा है, और 2026 में 12 सालों के लिए बड़ी डील करके बैठा हुआ है। तो क्या मोदी जी को सपना आ रहा था जब अमेरिका के साथ इतनी बड़ी एलपीजी और गैस ऑयल की डील होके बैठी हुई थी? तो नए रास्ते खुल रहे हैं। आपके पास वेनेजुएला का रास्ता ओपन है, आपके पास यहाँ तक कि फिलीपींस जैसे देशों से आप बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि क्या चीजें हैं। तो ये अरेंजमेंट जियो पॉलिटिक्स में पहले चल के रहती है। लेकिन इस सबके बीच में जो भारत सरकार तैयारी कर रही है, क्या ये डिफेंसिव तैयारी है? लेकिन नए भारत ने डिफेंसिव खेलना भी छोड़ दिया है। इसलिए हम उस तरफ जाएंगे तो अपने ही बात को काट बैठेंगे। तो निश्चित रूप से भारत एक अपनी तैयारी में, और कहते हैं ना, जब खरबूजा कट रहा हो और खरबूजा सब में बंट रहा हो, तो फिर अपनी फांक दुरुस्त कर लेने में क्या बुराई है। कई लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई साहब, जब ईस्ट एशिया में यहाँ लड़ाई चल रही है, उसी बीच में एक नया कुड़पेच करने की क्या आवश्यकता है। बिल्कुल साहब, जब मेलों के मौसम चल रहे हों, उसी में अपना मेला लगा के अपना काम भी निकाल लेना, यही सच्चा मेलापन है और यही सच्चा स्ट्रेटजी है जो उस समय कर लिया जाए। वरना लोग कहेंगे भाई साहब पूरी दुनिया में शांति थी, अकेले भारत ने वहां कुड़पेच कर रखा है। अरे भाई, दुनिया भर में कुड़पेच हो रहा है, उस बीच में हमने अपना काम कर लिया धीरे से। और वैसे भी भारत की सेना अब घंटों का काम मिनटों में निपटाती है, ये हमने पिछले ऑपरेशन सिंदूर में देखा है। सुमित जी, आपके साथ बात करने के बाद एक्सक्लूसिव एंगल से निकल के आती हैं जियोपॉलिटिक्स पर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा विराम जरूर हुआ है, गैप जरूर हुआ है,
उसके लिए दर्शकों हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि आप सुमित जी को जरूर सुनना चाहते हैं। तो अगर आपको लग रहा हो आज के इस चर्चा में कुछ सार्थक बात हुई है, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो इसी के साथ मुझे यानी अमनीश और सुमित जैन साहब दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय सिया राम।